इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे वैक्सीन बर्बाद करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या एक्शन देने के निर्देश दिए हैं और बच्चों की वैक्सीन को कहां मिला है ग्रीन सिग्नल, और क्या है ममता बनर्जी का नया सियासी दांव। लेकिन शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरकार ने अपना अनलॉक प्लान जारी किया है। तकरीबन 2 महीने बाद महाराष्ट्र वालों को लॉकडाउन से राहत मिलने वाली है और यह अनलॉक प्लान 7 जून से लागू होगा। सोमवार से महाराष्ट्र में बंद उद्योग धंधों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पाबंदी हटनी शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य के अनलॉक प्लान में 5 लेवल बनाए हैं और इसके आधार पर पाबंदियां हटेंगी और पब्लिक एक्टिविटीज को छूट दी जाएगी। ये 5 लेवल अलग अलग जिलों में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट और वहां के अस्पतालों में खाली बेड के मुताबिक किए जाएंगे। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है, उन जिलों में ज्यादा छूट होगी, जबकि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी ज्यादा है, उन्हें कम छूट दी जाएगी। लेवल 1 में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम और ऑक्सीजन बेड 25% से कम है। लेवल 2 में वो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25 से 40% तक भरे हैं। लेवल 3 में वो जिले हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% है लेकिन 10% तक जा रहा है और जबकि ऑक्सीजन बेड 40% से ज्यादा भरे हैं। लेवल 4 में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 से 20% के बीच है और ऑक्सीजन बेड 60% तक भरे हुए हैं। लेवल 5 में वो जिले रखे गए हैं जहां पॉजिटिविटी रेट है 20% से ज्यादा और 75% से भी अधिक ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं। बात करेंगे संवाददाता अतुल सिंह से। अतुल, ये जो मॉडल है ये पूरे महाराष्ट्र में लागू हो रहा है, क्या यही मॉडल मुंबई में लागू होगा या मुंबई में कुछ और होगा? जी देखिए, ये जो 5 लेवल बनाए गए हैं अमित, इनमें से मुंबई लेवल 2 में आता है, जिसके तहत जो सार्वजनिक जगह हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। जो मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। जो मैरिज हॉल्स हैं उसमें केवल 100 लोगों को अब इजाज़त दी गई है कि वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसी तरीके से मुंबई के अलावा लेवल 2 के अलावा और भी जो बाकी 5 लेवल बनाए गए हैं, इसी क्रम में उनमें भी छूट दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात जो कोल्हापुर जिला है महाराष्ट्र का अमित, उसको लेकर है, क्योंकि वो लेवल 5 में आता है और सिर्फ एक ही जिला है जहां पर जो बेड वहां पर ऑक्यूपेंसी है वो 75% से ज़्यादा है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीबन 23% है। इसके अलावा जो बाकी जो लेवल्स हैं वह उनमें ये जो बेड्स की अवेलेबिलिटी और पॉजिटिविटी रेट है उसको ध्यान में दिया गया है। आपको बता दें, जो लेवल 1 में है जहां पर सबसे कम पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है, वहां पर अहमदनगर, जो ज़्यादातर विदर्भ के और मराठवाड़ा के इलाके आते हैं, जैसे अहमदनगर, हिंगोली, वर्धा, नंदुरबार, नागपुर, ये जो हैं ज़िले, यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट कम है और बेड ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी कम है, तो ये लेवल 1 में आते हैं। और लेवल 2 में मुंबई के अलावा जो परभणी है, वर्धा है और हिंगोली है, ये जो छोटे छोटे ज़िले हैं ये लेवल 2 में आते हैं। इसी तरीके से लेवल 3, 4, 5 में है। आपको बता दें, जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो तो सोमवार से शुरू हो जाएगी, लेकिन मुंबई में अगर हम इस समय जहां दादर मार्केट में खड़े हैं अमित, चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो मार्केट एरियाज़ हैं वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी दिखाई दे रही है। हम यहां पर जब पहुंचे हैं तो आप देखिए, सुबह 8 से 9 तक का ही समय मार्केट में दिया गया है, जहां पर जो मार्केट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए 9 से ज़्यादा बज चुके हैं अभी, लेकिन भीड़ अभी भी यहाँ पर है। ये तब है जब मुंबई पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से सार्वजनिक जगहों पर और मार्केट प्लेसेस से खासतौर पर भीड़ जो इकट्ठा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। लगातार बीएमसी और सरकार की तरफ से अपील की जा रही है और यही वजह है जिसकी वजह से मुंबई को लेवल 2 में रखा गया है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही यहाँ मुंबई में अभी भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से जैसे कि तस्वीर आप दिखा रहे हैं अतुल, इससे तो बहुत ज्यादा मुश्किल ये होगी कि जब आप धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे, भीड़ को कैसे आप नियंत्रित करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है प्रशासन के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र अनलॉक इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना केस कम हो रहे हैं।
लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की खबरें से प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि वैक्सीन को किसी भी सूरत में बर्बाद न होने दिया जाए। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में पीएम मोदी खुद अलर्ट मोड में है। मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वैक्सीन की बर्बादी काफी ज्यादा तादाद में हो रही है, इसे कम करने के लिए बेसख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा की है और एक हाई लेवल मीटिंग की, और मीटिंग में अधिकारियों ने मोदी को वैक्सीन की उपलब्धता और इसे बढ़ाने के रोड मैप के बारे में जानकारी दी है। इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए जाने की समीक्षा भी की है। पीएम ने कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में रहे, उनको जरूरी सुविधा और वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाए। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन पर 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी देना है और वैक्सीनेशन का पूरा मास्टर प्लान बताना है। बात करेंगे देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, क्या प्लान तैयार हुआ है? और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि केरल की तरह सबको वैक्सीन को बचाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सामने आता है, तो रोकेंगे कैसे वैक्सीन की जो बर्बादी हो रही है राजस्थान में? और ये कल जो प्रेजेंटेशन दिया गया था पीएम को, उसमें जो डाटा उनके सामने दिया गया, तो 25 मई की जो स्थिति थी उसमें कोई दोहरा नहीं कि जिन राज्यों में 25 मई की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी वैक्सीन वेस्टेज को लेकर, उसमें कुछ सुधार है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की अपेक्षा है। पीएम का ये कहना था कि ये वेस्टेज भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसे कैसे चेक किया जाए, इन संबंधित राज्यों से बातचीत सरकार के लोगों को करना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करें ताकि कम से कम वेस्टेज हो। उन राज्यों की अगर बात कर रहे तो छत्तीसगढ़, जैसा कि पिछले बार हमने देखा था, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में वेस्टेज ज्यादा थे, लेकिन 25 मई की तुलना में अभी का उनका जो डाटा है उसमें सुधार हुआ है। हरियाणा जैसे राज्य ऐसे थे जो कि पहले रेड कैटेगरी में आ गए थे वेस्टेज के मामले में, उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार किया है। कुछ राज्यों का ये भी कहना था कि उनका जो टीका उत्सव मनाया गया उसका डाटा अपडेट नहीं हुआ, इसके चलते ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये कहना था कि ऐसे समय में जब हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, वेस्टेज बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इसे रोकने के पूरे उपाय किए जाने चाहिए। जाहिर तौर पर अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि राज्य सरकारों को और किस प्रकार से यहाँ निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा टेक्नोलॉजी की मार्फत कैसे अपग्रेडेशन किया जाए ताकि कम से कम वेस्टेज हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि वेस्टेज जो होता है उससे लोगों का नुकसान होता है। आप देखिए केरल में जहां एक वायल से आप समझिए 10 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगता है, वहीं पर ही अगर आप एक वायल से अगर 10 से कम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप कितना बर्बाद कर दे रहे हैं वैक्सीन। समीक्षा बैठक में मोदी ने वैक्सीन पर जो दावा किया वो हकीकत में देखने को भी लगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की इजाजत मिल गई है और डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कुछ शर्तों के साथ स्पुतनिक वी के उत्पादन की मंजूरी दी है और डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सामने 4 शर्तें रखी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने गुरुवार को डीजीसीआई को आवेदन दिया था कि उसे स्पुतनिक वी बनाने की अनुमति दी जाए। स्पुतनिक वी बनाने के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का प्रोडक्शन भी तेज करेगा और जून में 10 करोड़ कोविशील्ड की आपूर्ति करेगा। डीसीजीआई के तय शर्तों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट को उसके और मॉस्को के संस्थान के बीच जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी देनी होगी। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है और स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज की खेप मंगलवार को हैदराबाद पहुंची थी। स्पुतनिक वी वैक्सीन को 2 डोजेस दी जानी है और ये डोजेस 21 दिनों के अंतराल में दी जाएंगी और दोनों डोजेस के दिए जाने के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन 91% प्रभावी हो जाती है, यानी इफेक्टिव रहती है और एक डोज लेने वाले व्यक्ति पर भी करीब 80% से ज्यादा वो प्रभावी हो जाती है। बात करेंगे देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, अगर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक बनाना शुरू करता है तो इससे कितना बड़ा हमें लगता है कि फायदा होगा और कितने वैक्सीन ज्यादा बनने लगेंगे? अभी जो परमिशन दिया गया है डीसीजीआई के द्वारा, उसमें जो सीरम ने ये कहा था कि एग्जामिनेशन और टेस्टिंग के लिए परमिशन चाहिए और जैसे ही उन लोगों ने अप्लाई किया उसके अगले दिन उन्हें परमिशन इन शर्तों के साथ दिया गया है कि पहले तो गमेलिया इंस्टीट्यूट मॉस्को से वो ये दिखा है कि उनका कॉन्टैक्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट में ये होना चाहिए कि जो सेल बैंक है उसका ट्रांसफर होगा। तीसरी चीज ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो उस टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर वहां से गमेलिया सीरम इंस्टीट्यूट को करेगी। इन सारी शर्तों के आधार पर अगले
3 सालों के लिए ये परमिशन दिया गया है। जाहिर तौर पर कोशिश ये होगी कि सीरम की जो कैपेसिटी है, आप कोविशील्ड के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जून के बाद उन्होंने ये बताया है कितने डोजेज वो देना शुरू कर देंगे, तो उस लिहाज से ज्यादा कैपेसिटी बढ़े हर एक वैक्सीन की, उसी के तहत भारत सरकार की संस्था ने ये परमिशन उन्होंने दिया शर्तों के साथ। और जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि किस प्रकार से सीरम अगर उन सारी शर्तों को पूरा करती है तो मॉस्को के इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यहाँ पर स्पुतनिक वैक्सीन का भी उत्पादन कर सकेगी कोविशील्ड के साथ साथ। जी बिल्कुल देवेंद्र, और एक फायदा ये होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन जब बनाएंगे तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें आसानी से रशिया से लगातार मिलता रहेगा और जो प्रोडक्शन है बढ़ता रहेगा, जो हमें दिक्कत कोविशील्ड या दूसरे वैक्सीन को बनाने के लिए आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैक्सीन पर एक बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में बच्चों को भी कोरोना का टीका लगने की हरी झंडी मिल गई है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर काफी देशों में अभी तक वैक्सीनेशन को मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन ब्रिटेन अब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करेगा। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी दी है और ब्रिटेन में काफी समय से फाइजर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था बच्चों पर, और अब रिसर्च और ट्रायल के आधार पर दावा किया गया है कि फाइजर की वैक्सीन बच्चों पर प्रभावी है और कोरोना के खतरे को काफी कम कर देती है। ऐसे में जब जल्दी से ब्रिटेन में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, उससे वहां पर लोगों को राहत की सांस मिलेगी। ब्रिटेन की रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा है कि बायोएनटेक की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यूरोपीय संघ और अमेरिका में भी इसी तरह की समीक्षा की जा चुकी है और इससे पहले यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर और बायोएनटेक ने मार्च में 12 से 15 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था और यूरोपियन मेडिकल संघ और ब्रिटेन की दवा नियामक संस्था ने इस ट्रायल के आंकड़ों की समीक्षा की है। कोरोना के बढ़ते लहर और खतरे को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका के बीच देशों ने बच्चों की वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, जापान, स्पेन में पहले से ही बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अब इसमें नाम ब्रिटेन का भी जुड़ गया है। दुनिया के कई देशों में तो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन नीति आयोग के मुताबिक भारत में अभी ट्रायल चल रहा है। फाइजर की वैक्सीन के अलावा भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। भारत में अगर 12 से 18 साल के बच्चों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 13 से 14 करोड़ है। ऐसे में 2 डोज के हिसाब से करीब 28 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन में बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है, तो भारत में भी फाइजर की वैक्सीन आने वाली है। लेकिन इससे पहले फाइजर वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मशहूर साइंस मैगजीन द लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन भारत में मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर नहीं है। स्टडी के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कम एंटीबॉडी पैदा करती है और दूसरे वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा के खिलाफ यह वैक्सीन सिर्फ 32% ही कारगर है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस में हुई स्टडी और फाइजर वैक्सीन को डेल्टा वेरिएंट पर असरदार बताया गया था और भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है और इसी की वजह से सबसे ज्यादा संक्रमण फैला और मौतें भी ज्यादा हुई हैं। भारत में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है और ये अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला संक्रमण करने वाला वेरिएंट है। और अब तक ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वाला माना जाता था, लेकिन भारत में हुई स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन के अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है। ये स्टडी सामने आने के बाद देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी गई है। स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट देश के सभी राज्यों में मौजूद है और इसकी वजह से अब तक 1,80,000 लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ नेता सियासी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने है। ममता ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर बीजेपी भड़की हुई है। बंगाल की जनता अब एक नया बवाल देखने वाली है। पूर्व मुख्य सचिव का विवाद सुलझा भी नहीं है और अब इस तस्वीर पर मोदी और ममता का आमना सामना होने वाला है। बंगाल की ममता सरकार ने फैसला किया है कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में अब पीएम मोदी की जगह सीएम ममता की तस्वीर लगी होगी। मतलब 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद ममता की तस्वीर आएगी।
ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जितनी वैक्सीन की खरीद करेगी, उन सभी सर्टिफिकेट्स पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर छपी रहेगी। जबकि कुछ महीने पहले बंगाल चुनाव के दौरान वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर ममता बनर्जी हर जगह सवाल उठाती रही। चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गई थी, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो अब इस सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी को अपनी फोटो चाहिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह आदेश दिया था कि सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की जगह राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर होगी, और अब पश्चिम बंगाल सरकार करने जा रही है। जाहिर है ममता सरकार का यह ऐसा फैसला है जो बीजेपी को पसंद नहीं आने वाला। मतलब ममता और बीजेपी के बीच अब फोटो वाले सर्टिफिकेट पर जंग छिड़ने वाली है। मुंबई में आज बड़े पैमाने पर 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का कोरोना टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीनेशन 264 सेंटर पर होगा और वैक्सीनेशन की यह प्रक्रिया सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वैक्सीनेशन उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इन 264 वैक्सीनेशन सेंटर में से 30 सेंटर पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। तो आपको बता दें, मुंबई में आज बड़े पैमाने पर 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले के लोगों का टीकाकरण होगा और यह वैक्सीनेशन 264 सेंटर्स में की जाएंगी। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक क्यों हटा दिया? पूरी खबर ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। ब्लू टिक हटाने का मतलब यह है कि वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड है और केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच गाइडलाइंस को लेकर जो बवाल मचा है, इस बीच वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक का हट जाना अब एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पर्सनल उनका ट्विटर हैंडल है, जहां पर ब्लू टिक हुआ करता था वो ब्लू टिक हटा दिया गया, यानी कि अब ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, कोई खबर मिली कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और देखिए, ट्विटर की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो उनकी शर्तें होती हैं उसमें ये रहता है कि अगर किसी ने यूजर नेम चेंज किया हो, या फिर वो उस पद पे ना रहा हो, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहा हो उस अकाउंट को लेकर, तो वैसी कंडीशन में ये लोग जो वेरीफाइड का स्टेटस है ब्लू टिक वो हटा देते हैं। और उपराष्ट्रपति के यहाँ के से जुड़े हुए लोगों से जब मैंने पूछा कि क्या वो इस पे एक्टिव थे, तो उनका ये कहना था कि 6 महीने से ज्यादा हो गया था जब इस अकाउंट को लेकर वो एक्टिव नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो एक्टिव है, उस पर अभी भी ब्लू टिक है, लेकिन ये जो उनका पर्सनल अकाउंट था इस पे वो 6 महीना से ज्यादा हो गया था समय जब उस पर एक्टिव नहीं था। संभव है कि ट्विटर ने इसके चलते हटाया हो। हालांकि इसमें एक बड़ा सवाल ये रहता है, बहुत सारे लोग इस बार सवाल उठा भी रहे हैं कि और भी बहुत सारे अकाउंट हैं जो कि ज्यादा और इससे ज्यादा लंबे समय तक वो एक्टिव नहीं रहे थे, फिर उनका ब्लू टिक क्यों नहीं हटा। इस तरह को लेकर सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर रिएक्शन आ रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर ट्विटर इस मार्फत क्या करता है, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटना ऐसे समय में जबकि ऑलरेडी भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक तरह से आप कह सकते हैं कि वॉर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ वॉर चल रहा है, उस कंडीशन में निश्चित तौर पे सरकार के जो लोग हैं, आईटी मिनिस्ट्री है, उनकी भौहें और ज्यादा तन जाएंगी कि ट्विटर ये किस प्रकार से मनमानी कर रहा है। अच्छा देवेंद्र, एक बात बताइए कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, इस देश के सभी को पता है और ये बात तो ट्विटर के ऑफिशियल्स को भी पता होगी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि उनको पता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं फिर भी उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा देना, ये क्या बताता है कि किस तरह की वहां के कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में? निश्चित तौर पर थोड़ी सी अजीबोगरीब स्थिति है कि देश में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का अगर पर्सनल अकाउंट है और उस पर्सनल अकाउंट में अगर 6 महीना से ज्यादा भले ही समय हो गया जिसको वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से अचानक वेरीफाइड के स्टेटस को हटा दिया जाना, निश्चित तौर पे ये थोड़ा एबनॉर्मल है। और ऐसी स्थिति में आप, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे लोग इस बात का उदाहरण भी दे रहे हैं कि और भी तो लोग हैं जो कि ट्विटर पे बहुत लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहते, वेरीफाइड अकाउंट पे भी उनका स्टेटस नहीं हटाया गया था। ये सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आधिकारिक तौर पे ट्विटर इस पर क्या कहता है, क्या वो अपनी गलती सुधारता है या फिर उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता है। अभी कोई जवाब नहीं आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।